खबर बाघों के साम्राज्य बांधवगढ़ से है, जहां सर्दियों के इस मौसम में सैलानियों के लिए बाघों की बहार है। जी हां, बांधवगढ़ के बाघ अपने इलाके में आए सैलानियों को निराश नहीं लौटने दे रहे हैं। जरा देखिए आप भी खूबसूरत तस्वीरें। बांधवगढ़ में सर्दियों की ये नई सुबह सैलानियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जहां भी पर्यटक गए, उन्हें वनराज ने भरपूर दर्शन दिए। लेकिन सफारी पर निकले सैलानियों के लिए ये लम्हा बेहद खास था। इस टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन स्पॉटी जब स्पॉट हुई तो पर्यटकों की खुशी का ठिकाना न रहा। देख सकते हैं आप बाघ, कितना बढ़िया बाघ है। आप देख सकते हैं ये एकदम, ये वनराज जो है। पर्यटकों ने फौरन अपने कैमरे निकाले और स्पॉटी को कैद करना शुरू किया। स्पॉटी ने भी सैलानियों को निराश नहीं किया। शावकों के साथ अटखेलियां करती स्पॉटी ने सफारी का मजा दोगुना कर दिया। अच्छी बच्चे हैं ये उसके, है ना? चला गया। देख सकते हैं आप बाघ, कितना बढ़िया बाघ है। आप देख सकते हैं ये एकदम। पार्क के मगधी जोन में सुबह की सफारी ये वनराज जो है ने काफी देर तक बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें कैमरे में कैद की। छलांग मारकर रास्ता पार करती हुई बाघिन को कैमरे में कैद करना एक बेहद शानदार एहसास होता है। इस तरह बाघ देखने को मिले तो पर्यटक रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने खूब वीडियो बनाए और फोटो खींचे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटकों को बाघ देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो एक साथ कई बाघ भी नजर आ जाते हैं। अच्छी बच्चे हैं ये उसके, है ना? हालांकि शावकों के साथ इस पार्क की मशहूर और प्रिय बाघिन स्पॉटी का दीदार एक अलग ही एहसास होता है। देख सकते हैं आप बाघ, कितना बढ़िया बाघ है। आप देख सकते हैं ये एकदम, ये वनराज जो है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18 उमरिया। अपनी कमजोरी को भी ताकत में तब्दील कर देने की कला देखनी है तो भगवान दीन को देखिए। मजबूरी में हौसला नहीं तोड़ने की क्षमता देखनी है तो भगवान दीन से मिलिए। शारीरिक दिव्यांगता को कैसे मात दी जाती है ये जानना है तो भगवान दीन की कहानी सुनिए। लेकिन इतनी प्रतिभाओं के धनी भगवान दीन भी आज शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हैं। डिंडोरी जिले के सहजपुरी गांव में रहने वाले भगवान दीन। भगवान दीन जन्म से ही दिव्यांग हैं। इनके न केवल दोनों हाथ बल्कि एक पैर भी खराब है। लेकिन मजाल है कि इन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को जीवन में आड़े आने दिया हो। अपने बैंड बजाने और गाने की प्रतिभा से बड़े बड़े इनके कायल हो जाएं। दिव्यांग होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में पीछे नहीं रहे भगवान दीन और गांव की प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक की भूमिका भी निभाने लगे। हालांकि बहुप्रतिभा के धनी भगवान दीन पर भी कोरोना की मार भारी पड़ गई। मैं दूसरे बच्चों से
मैं अपने हाथ में डंडा बंधवा के मैं बैंड बजाता हूँ। लिखाई पढ़ाई? जी हाँ, जी हाँ, लिखाई पढ़ाई मैं कर लेता हूँ सर। तो हाथ नहीं है उसके बाद कैसे करते हैं, कैसे लिखते दोनों हैं? हाथ से, दोनों हाथ से लिखता हूँ। दिक्कत नहीं होती इसमें? अब उसमें दिक्कत नहीं होती सर। पहले से लेकर के मतलब मैं अभी 12वीं तक मैं पास हूँ जी। खुद अपना काम पूरा खुद आप कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं सर जी। खाना भी बना लेते हैं? हाँ खाना भी बना लेता हूँ सर। खाना भी बना लेते हैं? जी हाँ, खाना बना लेता हूँ। अब मैं स्कूल में रहना चाहता हूँ ताकि मतलब मेरे को मतलब 2-4 पैसे मिलें तो मैं उसमें मेरे जीवन यापन करूँ। मेरे बेटियाँ हैं 2, उनकी भी लाल लक्ष्मी योजना की अभी हमको कोई लाभ नहीं मिला है। हुआ ये कि कोरोना काल में बंद हुए स्कूल की वजह से जीवन यापन के लिए इन्हें कुछ वक्त के लिए गांव छोड़ना पड़ा। ऐसे में दिव्यांग भगवान दीन के हाथ से अतिथि शिक्षक की नौकरी निकल गई। इनके ऊपर खुद के और पत्नी के अलावा 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी है। वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा अतिथि शिक्षक का काम मिल जाए, सरकार उनकी मदद करे। न केवल भगवान दीन बल्कि दूसरे ग्रामीणों की अपील है कि सरकार इनकी कुछ मदद करे। 4-5 साल से रह रहा था, इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये दोनों हाथ से विकलांग है और पढ़ाते पढ़ाते अपना समस्या हेर फेर होने के कारण जब भोपाल चला गया, इसके बाद इसका नाम आया कि नहीं आया, इसको निकाल दिया गया वहाँ से। और ये अपना हाथ से लिखाई पढ़ाई भी कर लेता है, झाड़ू बहारू, खाना पीना भी बना लेता है और इसके बाद काम भी अपना अपना कर लेता है, बैंड भी बजा सकता है सर। उधर स्कूल के छात्र भगवान दीन की तारीफ करते नहीं थकते जिन्हें इन्होंने पढ़ाया है। इनका गाकर पढ़ाने का अंदाज भी बच्चों को खूब भाता रहा है। बच्चों की चाहत भी यही कि हर दिल अजीज मास्टर भगवान दीन स्कूल वापस आ जाए। भगवान दीन माँ साहब रहे, बहुत अच्छा पढ़ाए थे, अच्छा गा के पढ़ा रहे थे। उनके ज्ञान में हमारा ही सीख हुआ है। और या छुट्टी के समय खिलवाते रहे, खिलवाते रहे। हमको बताते थे खेलने ऐसा है, वो हम खेलते थे। जी अच्छा से पढ़ाते रहे। हौसलों की मिसाल है भगवान दीन, औरों के लिए प्रेरणा है भगवान दीन। लेकिन आज ये खुद गुहार लगाने को मजबूर हैं प्रशासन से, सरकार से, ताकि अपने परिवार का, बच्चों का पेट पाल सकें। गुहार है इनकी फिर से अतिथि शिक्षक की नौकरी दिलाएं। डिंडोरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आधुनिक कृषि यंत्रों के बावजूद कोंडागांव के कई किसान आज भी मक्के की फसल के लिए पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं। कोंडागांव के इन किसानों का मानना है कि ट्रैक्टर और बाकी उपकरणों से ज्यादा बेहतर है खुद से रोपाई के लिए जमीन तैयार की जाए। कोंडागांव के इन किसानों का मानना है कि ट्रैक्टर और बाकी उपकरणों से ज्यादा बेहतर है खुद से रोपाई के लिए जमीन तैयार की जाए। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें आधुनिक यंत्रों की जानकारी नहीं, लेकिन इससे मक्के को रोपने के लिए लाइन सही नहीं बन पाती। क्या है, माटी चढ़ाने का सुविधा है और कोड़का लगाने का सुविधा है, ये सुविधा है इसमें। दूरी की दूरी हवा लगेगा इसको। हल खींच रही रुचि पटेल का कहना है कि मक्का लगाने के लिए लाइन का होना जरूरी होता है। अभी जुताई किए हैं ट्रैक्टर से, सीधा नांगर में सीधा लाइन खींचेंगे और मक्का जगाएंगे। किसान कुंदन कौशिक के मुताबिक ट्रैक्टर या बैल से 3 से 4 बार जुताई करना होता है, फिर लाइन बनाने के लिए हम लोग खुद हल पकड़ कर चलते हैं। बैल और नांगर से करेंगे तो बीज ज्यादा गहराई में जाएगा और लाइन सीधा नहीं आएगा, और नांगर से करेंगे तो सीधा आएगा और बराबर दूरी में लगेगा। अब सुनिए क्या कहते हैं कृषि विभाग के अधिकारी।
अपेक्षा अगर इसमें करते हैं तो एक निर्धारित जो मक्के के बीज के अंकुरण के लिए गड्ढा की आवश्यकता होती है, गहराई की आवश्यकता होती है, वो गहराई को मेंटेन करते हुए वो खींचते हैं और लाइन टू लाइन का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाद में उसी के पीछे जो लाइन बनाए रहते हैं, फरो बनाए रहते हैं हल से, उसी के पीछे एक आदमी बीज और खाद लगातार डालता है। कोंडागांव के किसानों को आज भी आधुनिक यंत्रों के बजाय अपनी परंपरागत खेती पर भरोसा है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। खरगोन के ऐतिहासिक मां बाघेश्वरी माता मंदिर का नजारा पिछले दिनों कुछ अलग और हटके दिखाई दिया। शाकंभरी पूर्णिमा के मौके पर फलों और सब्जियों से मां का अद्भुत श्रृंगार किया गया था। ये खरगोन का ऐतिहासिक मां बाघेश्वरी माता मंदिर है, लेकिन यहाँ का नजारा आम दिनों से जरा हटके दिखाई दे रहा है। मां बाघेश्वरी का सोमवार को शाकंभरी पूर्णिमा के मौके पर फलों और सब्जियों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में केला, सेव फल, पपीता, नारियल पानी, अनार, अनानास, शलजम, गन्ना, चीकू, कोतमीर, गाजर, मूली, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, गिलकी, मिर्ची, नींबू, लौकी जैसे फलों और सब्जियों से मां बाघेश्वरी को सजाया गया था। इस दौरान कोरोना महामारी से मुक्ति की विशेष प्रार्थना भी की गई। परंपरागत मां बाघेश्वरी का श्रृंगार फल फूल सब्जियों से किया और यही प्रार्थना की कि हमारे संसार में जो महामारी कोरोना की पुनः कदम बढ़ा रही है उसके कदमों को नष्ट करे, महामारी को नष्ट करे, यही कामना हम भगवती बाघेश्वरी से करते। परंपरा अनुसार होने वाले श्रृंगार को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और माता के इस अद्भुत रूप का दर्शन लाभ पाते हैं। इस दौरान आरती के बाद महाप्रसाद के रूप में फलों का प्रसाद वितरण किया जाता है। पंडित जगदीश ठक्कर का कहना है कि मां बाघेश्वरी का श्रृंगार फलों और सब्जियों से किया जाता है, क्योंकि देवी पुराण में कहा गया है कि जो पौष पूर्णिमा के दिन मां शाकंभरी माता के दर्शन करते हैं उनका परिवार हरा भरा रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पौष माह में शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्रि होती है। इस अवसर पर देवी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। बाघेश्वरी माता को ही शाकंभरी का स्वरूप दिया गया और फल फूल कंद आदि से माँ का श्रृंगार किया गया। शाकंभरी माता दुर्गा का ही एक रूप है। दुर्ग नाम के दैत्य ने जब अत्याचार किया था, वेदों का हरण किया था और संसार में अधर्म आतंक मचा रखा था, उस आतंक को नष्ट किया, उस दुर्गम दैत्य का वध किया और माँ का नाम दुर्गा कहलाया, जो महामारी का विनाश किया और संसार का पालन किया। और भगवती ने अपने ही शरीर से अनेक फल फूल सब्जियों का उत्पादन किया और संसार का पालन किया और महामारी का नाश किया। प्रचलित कथा है कि दुर्गम दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चारों वेदों को प्राप्त करके चारों तरफ आतंक मचाना शुरू किया। पाप के कारण सूखा पड़ने लगा, महामारी जैसे रोग फैलने लगे, जिससे लोग और प्राणी मरने लगे। तब ऋषियों के द्वारा मां शक्ति की उपासना की गई। मां ने अपने ही शरीर से सब्जियों और फलों को प्रकट कर सभी प्राणियों की रक्षा करके महामारी का नाश कर उस दुर्गम दैत्य का वध किया था। तब से मां शक्ति का एक और नाम दुर्गा हुआ। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। रेगिस्तान नाम सुनते ही जैसलमेर और बाड़मेर की तस्वीर जहन में दौड़ जाती है, लेकिन अब आप जयपुर में भी रेगिस्तान का एहसास ले सकेंगे। जी हां, यहां के डेजर्ट पार्क यानी किशनबाग का और विस्तार किया जा रहा है। पिंक सिटी में नया टूरिस्ट स्पॉट, जयपुर में प्री वेडिंग शूट का नया ठिकाना, वीकेंड मस्ती का नया अड्डा, राजधानी में रेगिस्तान सा एहसास, पिंक सिटी में डेजर्ट पार्क। बेहद कम समय में पिंक सिटी का डेजर्ट पार्क टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। देश प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसकी ख्याति अब विदेशों में भी फैल रही है। जमाना डिजिटल का है,
लिहाजा सोशल मीडिया पर किशनबाग के ही चर्चे हैं। इस पार्क को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था 5 हेक्टेयर में, लेकिन अब योजना है इसे 60 हेक्टेयर में विस्तार करने की। पार्क न सिर्फ जयपुर में और राजस्थान में बल्कि पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एज ए डेजर्ट ट्रेल थीम पार्क बहुत पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और कमेंट्स पार्क के आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्क में फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने की दृष्टि से नए गाइड्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो विजिटर्स के फीडबैक और डिमांड के अकॉर्डिंग एक कैफेटेरिया भी पार्क में सेटअप करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज टूर्स अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं वो भी प्रमोट किया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नाहरगढ़ की तलहटी में डेजर्ट थीम पर बने किशनबाग पार्क में क्या क्या विस्तार होंगे। किशनबाग का 60 हेक्टेयर में किया जाएगा विस्तार। पार्क में सभी कर्मचारियों का एक ड्रेस कोड होगा। हर कर्मचारी के पास पहचान पत्र होगा। एंट्री के अलावा एग्जिट गेट भी अलग से होगा। पार्क को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया जाएगा। विजिटर्स की डिमांड पर पार्क में कैफेटेरिया खोला जाएगा। आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी लगेगी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल। 20,000 रुपए होगा पार्क का एक दिन का किराया। इसके साथ ही इस पार्क को प्री वेडिंग शूट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बस एक दिन के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये काफ़ी डिमांड आने लगी थी फोटोग्राफी की, प्री वेड शूट्स की, बर्थडे शूट्स की, तो उसके लिए फोटोग्राफी के लिए भी उसमें प्रोविजंस किए गए हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। और एक बार कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट और डेजर्ट प्लांट्स एंड वेजिटेशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ इवेंट्स और एग्जीबिशंस भी लगाएंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए डेजर्ट पार्क की सैर करने के लिए, क्योंकि इस पार्क में पहुंचकर आप गुलाबी नगरी में जैसलमेर और बाड़मेर जैसा माहौल पाएंगे और पार्क की खूबसूरती के मुरीद हो जाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। तमाम तरह की समस्याओं के लिए सरकार को कोसकर भले ही हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करने के लिए और जमाने को जगाने के लिए मुश्किलों की सफर पर निकलना होता है, और ये काम पैसों से नहीं जुनून से होता है। यकीन नहीं होता तो बाड़मेर की इस बेटी को देखिए। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इस जज्बे के साथ निकली बाड़मेर की बेटी ने वो कमाल कर दिखाया है जो समाज के लिए मिसाल बन गया। नीतू ने 108 दिन में बाइक से देश का कोना कोना नाप दिया, जिसमें देश के 28 राज्य के साथ ही 9 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। इस दौरान नीतू ने पर्यावरण और जल संरक्षण के संदेश को देश के 10,000 नौजवानों तक पहुंचाया। वैसे नीतू चोपड़ा का लक्ष्य 1 लाख युवाओं तक पहुंचाना था, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ये है और युवा जगेगा देश बचेगा के आह्वान के साथ में हम निकले थे, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी जो एक एग्रीमेंट करके आए कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे और उसके लिए 100 मोटो एक्शन लेंगे। ये 100 मोटो एक्शन का बेस्ट उदाहरण है। ऐसे युवा अगर निकल पड़े तो पर्यावरण संरक्षण वाला काम भी हो जाएगा, और जो हमने टारगेट सेट किया है नेट जीरो का। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान की एक बेटी ने देश की युवा पीढ़ी में जल संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को जागृत करने के लिए पूरे देश की मोटरसाइकिल पर 108 दिन में यात्रा की। नीतू चोपड़ा लोगों को जगाने की मुहिम पर निकल पड़ी थी, लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें कदम कदम पर मुंह बाए खड़ी थी। पर कहते हैं ना, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, गर हौसला है तो हर मौज में किनारा है।
नीतू ने 26 सितंबर 2020 को अपने एक साथी मुकुल के साथ खारदुंगला से इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अंडमान में मुकुल की तबीयत खराब हो गई। वो अपने घर लौट गया। इसके बाद नीतू के सामने अंतहीन सड़क और रास्ते की तमाम मुश्किलें थी, टायर फटने से लेकर बाइक खराब होने तक की। ऐसे में बस एक ही चीज, लोगों का एक ही सवाल उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक लड़की होते हुए आप ये सब कैसे कर लेती हैं, और वो भी बगैर पैसों के। ये है और युवा जगेगा देश बचेगा के आह्वान के साथ में हम निकले थे, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। वैसे बाड़मेर के बालोतरा की रहने वाली नीतू चोपड़ा की ये दूसरी राइड थी। उनकी पहली राइड प्रियंका रेड्डी के सामूहिक बलात्कार के विरोध में थी, जो 18 दिनों में पूरी हुई थी। यानी तमाम तरह की समस्याओं से देश और समाज को जागरूक करना ही नीतू की जिंदगी का मकसद है। तो मकसद का मान रखिए, देश और समाज की बेहतरी की दिशा में अपना योगदान दीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।